भारतीय प्रशासनिक विकास के ऐतिहासिक कालक्रम में हम लोग प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं और प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ क्रमशः विकसित होती रही है। यह प्रागैतिहासिक शासन व्यवस्था से आपको आरंभ होते हुए दिखता है और जब सिंधु घाटी सभ्यता का दर्शन भारत में प्रस्फुटित हुआ तब लगा कि हमारी सभ्यता संस्कृति कितनी पुरानी है और उस समय की भी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी केंद्रीकृत रही होगी, कितनी सुव्यवस्थित रही होगी, जिसके कारण वहाँ की सुव्यवस्थित नगर इकाई हमें दिखती है। और इस क्रम में हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह अनुमान कर सकते हैं कि युगों के थपेरे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ते रहे और निरंतर कई बदलाव के सूचक होने के साथ साथ कुछ स्वरूप उसी अनुरूप आपको आज भी देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की सुव्यवस्था का बोध कराता है, वहीं वो तमाम दौर प्राचीन इतिहास में चले जाते हैं। वहीं अगर हम आधुनिकता का स्वरूप देखें तो जब से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का दौर आया, इसने आधुनिकता का स्वरूप लिया। औद्योगिकीकरण जहाँ दुनिया को एक नई दिशा दी, वहीं अपने भारत के प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो इन्होंने आधुनिकता का स्वरूप दिया। खैर, यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक विकास के साथ साथ हमारी प्रशासनिक चिंतन, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे प्रशासन भी बदलते रहा, विकसित होते रहा और हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रशासन है यह हिंदू युग की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से श्रेष्ठतम दर्जा लिए हुए है। तमाम प्रशासनिक सफर ऐतिहासिक कालक्रम से हम देखते हैं तो हमें यह लगता है कि ग्राम की महत्ता हर जगह है। जिस तरह कि आज ग्राम दिखती है, इसी तरह प्राचीन कालीन सभ्यता में भी हमें ग्राम की महत्ता दिखती है, मध्यकाल में भी दिखती है और ग्राम की महत्ता तो दिखती ही है, साथ ही साथ प्रशासन के सांगठनिक स्वरूप में केंद्रीकृत व्यवस्था भी दिखती है और केंद्रीकरण की महत्ता के साथ साथ विकेंद्रीकरण, दोनों बातें हमें दिखती है और यह दोनों बातें प्रशासन को एक सक्रिय रखता है, सुचारू रखता है, व्यवस्था को गतिशील बनाया है। मौर्य काल में हम सैन्य शक्ति की जिस प्रबलता को देखते हैं, वहीं गुप्त काल में हमें नौकरशाही की उतनी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक लोगों ने अपना दायित्व निभाया। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के कारीगर ग्रामीण शहरी प्रशासन में हाथ बटाते थे और विकेंद्रीकरण का स्वरूप प्रशासन को सहायता करता है, प्रशासन को अपने उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करता है। खैर, तमाम प्रशासनिक पहलू और इस चिंतन को हम प्राचीन कालीन प्रशासन के संदर्भ में देखते हैं और इसके अंतर्गत हम सिंधु कालीन सभ्यता प्रशासन को देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन प्रशासन को देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन को देखते हैं, महाकाव्य कालीन प्रशासन को देखते हैं, बौद्ध कालीन प्रशासन को देखते हैं, मौर्य कालीन प्रशासन को देखते हैं, गुप्त प्रशासन को देखते हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन कालीन भारतीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन की बात करें तो इसका जो समय होता है वह 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और सिंधु घाटी का सभ्यता कालीन प्रशासन के संदर्भ में इतना समझा जा सकता है कि इस प्रशासन के संदर्भ में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कहीं लिखित अभिलेख उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का नहीं मिलता। तमाम व्यवस्थाएं जो साक्ष्य मिलते हैं उस पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था वहाँ होगी। जैसे कि वहाँ जो भवन की स्थिति थी, जो सड़क की स्थिति थी, जो नाले की स्थिति थी, तो इस तरह की समरूपता थी, इस तरह की एकरूपता थी, चाहे वह
भवन निर्माण में हो, सड़क निर्माण में हो, मूर्तियां निर्माण में हो, माप तौल जैसी बात हो, लिपि जैसी बात हो, तो इस तरह की बात एक रूपता दिखती है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ का जो साम्राज्य होगा, जो राजा या जो कोई प्रशासक होगा, वह एक संगठित स्वरूप में होगा, व्यवस्थित स्वरूप में होगा, सुनियोजित व्यवस्था वहाँ स्थापित की जाती रही होगी। जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण मिलता है, तो वह देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान से यदि तुलना किया जाए तो आधुनिक नगर निगम की तरह वहाँ सुव्यवस्थित एक व्यवस्था होगी। और मध्यकालीन या आधुनिक कालीन जैसी कोई राजभवन जैसी कोई बड़ा भवन का वहाँ प्रमाण नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिलता है, तो ये बात से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की व्यवस्था राजतंत्रात्मक जैसी नहीं रही होगी, राजा जैसी नहीं रही होगी। और यही कारण है कि हंटर जैसे विद्वान कहते हैं कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक थी। और इस संदर्भ में जो अन्य विद्वान का जिक्र आता है, मैके एक विद्वान है, वे कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में तो एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन करता था। और एक अन्य विद्वान का जिक्र आता है, व्हीलर तथा पिगट, वे कहते हैं कि सुनियोजित नगर तथा समुचित व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा साम्राज्य में नगर पालिकाएं थी। तो अनुमान के आधार पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वर्तमान की तरह नगर पालिकाएं होगी, जिस वजह से इतनी सुव्यवस्थित सुंदर वहाँ के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं। और वहीं ये प्रमाण जैसे मिलते हैं, तांबे एवं कांस्य के प्रमाण मिलते हैं, और कोई आधुनिक या कोई तीक्ष्ण हथियार जैसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग शांति प्रिय रहते होंगे, शांति से रहते होंगे। और यह भी एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण के कारण वे लोग उनका सामना नहीं कर पाए हो, उनका सभ्यता, उनकी संस्कृति समाप्त हो गई हो, एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की एक रूपता समस्त चीज़ों में दिखती है, यह तो लगता है कि सिंधु घाटी, यह सिंधु प्रदेश एक विशाल साम्राज्य में संगठित था, शांति प्रिय व्यवस्था थी, एक सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ सब चीज़ कार्य होता था। और जिस तरह की आज की प्रशासनिक व्यवस्था विकास के कार्य करती है, वहाँ भी उस तरह से एक उच्च शिखर पर वहाँ की उस समय व्यवस्था रही होगी। सुनियोजित सड़क, सुनियोजित नालियाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का निवास, लोगों का रहन सहन, जीवन शैली कहीं न कहीं उच्च कोटि का रहा होगा। और इसके लिए जो शासक होंगे वे इसके जिम्मेवार होंगे, वे इस भलीभांति अपने दायित्व की पूर्ति करते होंगे। और स्वाभाविक है कि जैसा प्रजा वैसा राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। और कहीं न कहीं छोटी छोटी इकाइयों में जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था होगी, वे प्रशासनिक कार्य करते रहे होंगे, जिनका उद्देश्य ही जन कल्याण रहा होगा। हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई के रूप में हमें दिखती है वह कुटुंब दिखती है। और कुटुंब परिवार को कहा जाता था। और कुटुंब का जो प्रधान होता था वह सबसे अधिक आयु वाला जो पुरुष होते थे वही कुटुंब का प्रधान होता था। परिवार के सबसे अधिक आयु वाले पुरुष ही कुटुंब के प्रधान होते थे। और कई कुटुंब मिलकर, कुटुंब एक परिवार और कई कुटुंब मिलकर ग्राम की रचना करते थे। एक और जहां कुटुंब के समस्त सदस्यों को, परिवार के समस्त सदस्यों को अपने प्रधान का बात, अपने परिवार के पुरुष का बात, जो श्रेष्ठ जो होते थे उनका बात मानना पड़ता था। वहीं कई कुटुंब मिलकर ग्राम की रचना करते थे। और ग्राम के जो अधिकारी होते थे वे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ग्रामनी कहलाते थे। ग्रामनी का पद अति महत्वपूर्ण था। और हम यह कह सकते हैं कि ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी वह होते थे
और यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई के रूप में कुटुंब था, और वहीं ग्राम, अनेकों ग्राम मिलकर फिर विश्व कहलाते थे। और ग्राम के समूह जहाँ विश्व कहलाते थे, वहीं जिस तरह की ग्राम के अधिकारी ग्रामणी कहलाते थे, उसी तरह विश्व ग्राम के समूह विश्व, उनके अधिकारी, ग्रामों के समूह के अधिकारी विश्वपति कहलाते थे। और इसके आगे कई विश्व मिलकर इस तरह जन की रचना करते हैं, और जन का जो प्रधान अधिकारी होते थे वह गोप कहलाता था। और इस कहा जाता है कि यह गोप तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण पद था, और उन्हें राजा की उपाधि दी जाती थी, वे राजा कहलाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी, बल्कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, जिसका कि अध्यक्ष राजा होते थे। ऋग्वैदिक राज्य छोटे छोटे होते थे, और यही कारण रहा कि प्रशासनिक कार्य में कम कर्मचारियों से भी काम चल जाते थे। और इन अधिकारी पुरोहित में इसे पुरोहित और सेनानी का अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि राजा निरंकुश नहीं हो जाए, ऐसी भी व्यवस्था थी, और इसके लिए वहाँ सभा एवं समिति जैसी संस्थाएं थी, जो कि राजा की स्वेच्छाचारिता पर, राजा की निरंकुशता पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाता था। और राजा का पद यद्यपि कि वंशानुगत था, लेकिन उनका कार्य तो उनका दायित्व था प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना। और यदि वे अपने कार्य में निरंकुश हो जाते थे तो उन्हें सभा एवं समिति के माध्यम से हटाने की भी प्रथा थी। यद्यपि कि वंशानुगत था, इसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्था थी। एक विद्वान हुए लुडविक, उनके कहना था कि समिति जनसाधारण की संस्था थी, तथा सभा होमरकालीन गुरुजन सभा के समान संस्था थी, और इसमें होता यह था कि कुछ ही गिने चुने लोग होते थे और राजा के साथ विचार विमर्श करते थे। कानून व्यवस्था के लिए ऋग्वेद में धर्मन शब्द का प्रयोग आता है। वहीं न्याय व्यवस्था में जहां राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होते थे, वहीं ग्राम के स्तर पर के न्यायाधीश को ग्राम में वादिन कहा जाता था। ग्राम में वादिन। और कहा जाता है कि ऋग्वैदिक न्यायिक व्यवस्था में दिव्य प्रणाली अत्यधिक प्रचलित थी, और इस दिव्य प्रणाली में गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि, जल आदि का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कहा जाता था कि ऋण न यदि कोई व्यक्ति ऋण ले लिया और नहीं चुका सका, तो वह व्यक्ति जिस व्यक्ति से ऋण लिया था उसकी दास्ता उन्हें करनी पड़ती थी। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के बाद की व्यवस्था जो थी वही उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कहलाती है। और उस काल के प्रशासन के अंतर्गत यदि हम देखें तो वहाँ पर वैदिक काल की अपेक्षा राजा अधिक शक्तिशाली रूप में उदित होते दिखते हैं, और राजा का पद वंशानुगत होने के साथ साथ यदा कदा उनके निर्वाचित होने की भी बात होती है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा देखा गया कि पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रशासनिक सुविधा के लिए ही ऐसी बातें होती है कि अनेक विभाग की स्थापना की जाती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पर अनेक विभागों की स्थापना की जाती है, जैसे वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण विभाग, सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग आदि। और यह भी कही जाती है राजा मंत्रियों की सहायता से शासन को सुदृढ़ता प्रदान करते थे, और राजा मंत्रियों की सहायता लेते थे, और मंत्री का पद जो था वो परंपरा और जनमत पर आधारित था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में मंत्री को रत्निन कहा जाता था। रत्निन।
हालांकि राजा की स्वेच्छाचारिता और उसकी भी निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर भी दिखती है, और सभा एवं समिति के माध्यम से राजा की निरंकुशता, राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाया जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में राज्य की सीमाओं में वृद्धि हो गई, विस्तृत हो गई। इस काल में यहाँ पर ऐसी बातें होती है कि कई एक संस्थाओं का प्रभाव ऋग वैदिक काल की तुलना में कम होता है। हालांकि सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अगर देखें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, तो राजा का पद ही होता है और उनके सहायतार्थी अन्य अधिकारी होते थे। न्यायाधीश को तत्कालीन परिस्थिति में जो न्याय व्यवस्था था, उसके न्यायाधीश को अस्थपति कहा जाता था, और गांव में होने वाले छोटे छोटे अपराधों का निर्णय ग्राम में वादिन द्वारा लिया जाता था। ग्राम में वादिन अधिकारी होते थे जो गांव के छोटे छोटे अपराध का समाधान किया करते थे। हम लोग देखते हैं महाकाव्यकालीन प्रशासन। उस समय क्या व्यवस्था थी? दरअसल जब हम प्राचीन कालीन भारतीय प्रशासन का ऐतिहासिक विकास के क्रम में देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन के बाद ऋग वैदिक कालीन प्रशासन आता है, उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन, उसके बाद महाकाव्यकालीन प्रशासन की बात होती है। और इस काल में अगर देखा जाए तो वैदिक काल की तुलना में राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया था। वैदिक काल के प्रशासन में छोटे छोटे राज्य की व्यवस्था थी, और लेकिन वहीं महाकाव्यकालीन व्यवस्था में प्रशासन में छोटे छोटे राज्य के स्थान पर विशाल साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी, और विशाल साम्राज्य के शासक सम्राट के रूप में जाने जाने लगे थे। और इस समय राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। राज्य में जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वह राजा होते थे, और हालांकि शासक को सम्राट सबसे सुशोभित किया जाने लगा था, क्योंकि वह राज्य एवं शासन के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होते थे और लोक कल्याण के कार्य वे करते थे। और राजा का प्रमुख कार्य ही था प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की रक्षा करना। और यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए दो संस्थाएं कार्यरत थी, मंत्री परिषद एवं सभा। मंत्री परिषद में जहां 37 मंत्री होते थे, वहीं सभा में 18 सदस्य होते थे। 37 मंत्री वर्ण के अनुसार चुने जाते थे, और जो 18 सभा में जो 18 सदस्य होते थे वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष बनते थे। हालांकि ऐसी ही बातें कही जाती है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जो व्यवस्था थी वह विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित की गई थी, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के ऊपर 10 ग्राम, उसके ऊपर विसंति ग्राम, उसके ऊपर सतग्राम, उसके ऊपर सहस्त्र ग्राम, तथा उस सबसे ऊपर राज्य थे। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सम्राट थे। और जैसे ग्राम थी सबसे छोटी इकाई, तो उसके प्रधान ग्रामिक, उसी तरह विसंति ग्राम के अधिकारी विसंतीय, सतग्राम के अधिकारी सतग्रामी, और राजा राज्य के अधिकारी। इस तरह ये पदाधिकारी थे, और इन पदाधिकारियों का ये कर्तव्य था कि उस समय महत्वपूर्ण रूप से कर वसूली, लगान वसूली होती थी, और इसकी व्यवस्था करना, और साथ ही साथ जो अपराधी होते थे उन्हें दंडित करना, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना इन पदाधिकारियों का काम होता था। हालांकि यह भी बात है कि आय का प्रमुख स्रोत प्रजा ही था, प्रजा के वसूले जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर ही थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले उत्तरी भारत में 16 महान जनपद का जिक्र आता है, और बौद्ध ग्रंथ का अगुत्तर निकाय में जो नाम दिए गए 16 महाजनपद के, उसमें नंबर 1 में आता है अंग महाजनपद, दूसरा मगध महाजनपद, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पांचाल, 11 मत्स्य, 12 सूरसेन, 13 अशक, 14 अवंती, 15 गांधार। और ऐसा संभावना व्यक्त किया जाता है कि 16 महाजनपद में से काशी शायद सबसे अधिक शक्तिशाली था। हम लोग देखते हैं बौद्ध कालीन प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं बौद्ध साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महात्मा
बुद्ध के, जिसमें कि ये चरम पर थे, इनका प्रभाव उनके समय के पूर्व भी महाजनपद का अस्तित्व था और वहाँ पर कई गणराज्य, गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे शाक्य, कोल्य, मौर्य, मल, बुली, लिच्छवी, विंध्य, भग आदि। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो थी ही, इसके अतिरिक्त कई जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्र थे, और यह राजतंत्र निरंतर अपने साम्राज्य विस्तार की में संलग्न थे और साम्राज्य विस्तार की भावना उनमें चरम पर थी। और वहाँ पर जो उस अवस्था में हमें राजतंत्र दिखते हैं, जैसे मगध, अवंती, वत्स, कौशल, ये सब साम्राज्य, यहाँ पर सम्राट शासन करते थे। बौद्धकालीन गणराज्य में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में दिखती है और वहाँ पर राज्य की समस्याओं का समाधान होता था और जो अध्यक्ष होते थे सभा के, वे राजा कहलाते थे, एक निश्चित समय के लिए वे नियुक्त होते थे। यहाँ पर एक विद्वान है डॉक्टर जायसवाल, उनका मानना है कि राजा का चुनाव समस्त मंत्रीगण एवं नागरिक एकत्रित होकर क्या करते थे और राजाओं की संख्या बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़ी संख्या में राजा होते थे। और डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि शासनाधिकार 7707 नागरिकों को प्राप्त था। वे प्रधान के रूप में, उप प्रधान के रूप में, सेनापति के रूप में एवं कोषाध्यक्ष के रूप में होते थे। और ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं सामंतवादी प्रथा प्रचलित रही थी, क्योंकि इतने अधिक संख्या में जब वे राजा का स्वरूप में थे तो वे सामंत ही थे जो कि राजा कहलाते थे। उनके पास कुछ जमींदारी होगी और वे उसके लिए अपना सेनापति या भांडगारिक रखते थे अपने सुरक्षा के लिए, और पूरी व्यवस्था सामंतों में बटी हुई थी। सामंत ही सभा का सदस्य होते थे और उसके वास्तविक शासक होते थे। यहाँ पे एक विद्वान है डेविड्स, वे कहते हैं गणराज्य में शासन व्यवस्था और न्याय के कार्य के द्वारा ही संपन्न होते थे। और अन्य विद्वान डॉक्टर मजुमदार ने कहा है कि गणराज्य की कार्य प्रणाली कई रूपों में थी, जैसे सभा में प्रस्ताव रखने के लिए एक नियम बना दिए गए थे, उसी नियम का अनुपालन सभी लोग करते थे और जो प्रस्ताव वहाँ पर लाया जाता था वे सामान्य तौर पर 3 बार दोहराए जाते थे और यदि विरोध नहीं होती थी समान रूप से स्वीकृत उसे मान ली जाती थी, और यदि विरोध होती थी तो फिर वहाँ पर बहुमत को देखा जाता था। और ऐसी बातें होती है कि जो अनुपस्थित मत देने वाले थे उनके भी मत लेने के नियम थे। एक विद्वान हुए डॉक्टर अल्तेकर, वे कहते हैं शाक की गणराज्य में ग्राम की भी अपनी सभाएं होती थी, जिनका अधिवेशन ग्राम के संथागार में होता था और उस सभा में जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श होता था। गणतंत्र में न्याय की भी व्यवस्था थी और जो महापरिनिर्वाण सूत्र की बुद्ध घोष द्वारा की गई टीका में बज्जियों की न्याय व्यवस्था पर जो बातें मिलती है उसके अनुसार यहाँ गणतंत्र में 7 न्यायालय थे और उस ग्रंथ के विवरण से सब ऐसा ज्ञात होता है कि तत्कालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपराधी पर 7 न्यायालयों में विचार किया जाता था। 7 न्यायालय विनिश्चय, महामात, वहारिक, सूत्रधर, अट्ठकुल, सेनापति, उपराजा, राजा, और प्रत्येक न्यायालय को यह अधिकार था कि यदि कोई अपराधी निर्दोष हो जाए तो उसे मुक्त कर सकता था। हालांकि यदि अपराधी अपराध में ग्रसित पाए जाते थे तो उसे उच्चतर न्यायालय में भेज दिए जाते थे और अपराधियों को दंड अंतिम तौर पर राजा के द्वारा दिया जाता था। राजा ही न्याय के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होते थे। यहाँ पर बौद्धकालीन प्रशासन में गौतम बुद्ध की चर्चा करें तो गौतम बुद्ध से कहा जाता है कि पूछा गया कि गणराज्य की सफलता के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है, कैसे कोई गणराज्य वास्तव में सफल हो, पब्लिक के आम जनमत के भावना पर आधारित हो। तो वहाँ पर उन्होंने जो बातें कही थी उसके अनुसार अगर देखें तो वो कहे थे कि जल्दी सभाएं करना तथा मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों का अधिक से अधिक भाग लेना। दूसरा नंबर, राज्य के कार्यों को सभी लोग एक मत होकर सहयोग पूर्वक संचालित करें और कोई भी हो कानून का उल्लंघन नहीं करे, समाज विरोधी कानून का निर्माण ही नहीं हो। 4 नंबर, वृद्ध व्यक्ति को सम्मान देना, वृद्ध व्यक्ति के विचार को महत्व देना।
5 नंबर, कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री के साथ कभी दुराचार न करना, उनके साथ कभी बलात्कृत कार्य नहीं करना। और 6 नंबर, अपने जिसके जो धर्म है उसमें अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान बने रहना। और 7 नंबर, कर्तव्य परायण बने रहना। और उन्होंने कहा कि जिनमें गणराज्य में, लोगों में, प्रजा में, शासक में ये सारे गुण रहेंगे, वे निश्चित रूप से वहाँ के लोग, वहाँ के राजा सफल होंगे। बौद्धकालीन व्यवस्था में जो बातें हमें दिखती है कि राजा वंशानुगत नहीं थे, बल्कि यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो सभाएं होती थी वह एक उत्तरदायी व्यक्ति शासन करते थे। और प्राचीन गणराज्य में रहने वाले लोगों का राजनीतिक सत्ता में सभी लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती थी, यह बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं गणतंत्र की नींव बौद्ध काल में पड़ चुकी थी। और वैसी व्यवस्था हम वहाँ पर देखते हैं कि सभा थी, संस्थाएं थी, और लोग वहाँ पर मत देते थे। उत्तरदायी शासन व्यवस्था थी। हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। यह समझ लें कि मौर्यकालीन प्रशासन को कौटिल्यकालीन प्रशासन भी कहा जाता है। और मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी का स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके साथ ही साथ मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख और अन्य अनेक यूनानी रचनाओं में भी मौर्य शासन प्रणाली की जानकारी लोगों को मिलती है। और मौर्य शासन प्रणाली की स्थापना, इसका शुरुआत अगर कहें तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, अपने मित्र या अपने प्रधानमंत्री कहें चाणक्य की सहायता से शुरू किया। वह जन्मदाता ही चाणक्य रहा, कौटिल्य रहे, और एक ऐसी बेहतर ठोस शासन प्रणाली स्थापित की जो वर्षों वर्षों तक यादगार बनी रही। अंग्रेजों ने भी आकर उसी प्रणाली को स्थापित करने का कोशिश किया, और उस समय की जो व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि आज भी उसके अंश आपको देखने को मिलते हैं कि वही प्रणाली आज भी अपनाई जाती है। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर उसका प्रधान राजा हुआ करते थे, और राजा का इस परिस्थिति में योग्य होना भी जरूरी था। और कौटिल्य ने राजा के महत्व को हमेशा सर्वोपरि स्थान दिया है। और एक अच्छे राजा में कई एक प्रकार के गुणों की बात वे करते हैं। राजा परिश्रमी होगा तो प्रजा भी परिश्रमी होगी, प्रजा की भी उन्नति होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजा भी गुणवान होगा, और राजा यदि व्यसनी हो तो प्रजा भी स्वाभाविक तौर पर वैसा ही हो जाता है। यथा राजा वैसा प्रजा, इस प्रकार की बातें कौटिल्य ने कही है। और वो कहते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा में भी कई प्रकार के गुण होने आवश्यक हैं। यथा कह सकते हैं कि वे राजा ऊंचे कुल का होना चाहिए, दैवीय बुद्धि हो, दैवीय शक्ति हो, और वृद्ध की सम्मान करने वाला, वृद्ध का बात मानने वाला, सत्यवादी हो, धार्मिक हो, और विरोधाभासी चरित्र का न हो, उनका लक्ष्य ऊंचा हो, नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो। इस प्रकार की बातें राजा के संदर्भ में कही गई है। एक तरह से कहें तो राजा के लिए भी परिश्रम, कठोर दायित्व की बात वे करते हैं कि राजा को भी निरंतर दायित्व बोध बना रहना चाहिए, वे परिश्रमी हो, और सबसे बड़ी बात कि शासक निरंकुश न हो जाए, ऐसी भी व्यवस्था कौटिल्य ने किए हैं। राज्य के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य ने जिस राज्य की कल्पना की है वह सिर्फ पुलिस राज्य की बात नहीं थी, अर्थात सिर्फ शांति व्यवस्था ही स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि पूर्ण विकास, व्यक्ति का पूर्ण विकास करने में राज्य कैसे सहायक साबित होगा, इस बात पर बल दिया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, इस बात पर बल दिया गया है। कैसे उनका जनपद समृद्धशाली होगा, इस बात पर बल दिया गया है। और कहा गया है कि राज्य का भूमि इतना विस्तृत हो, इतना उपजाऊ हो कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। न केवल लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, बल्कि शत्रुओं से भी रक्षा हो सके, और प्रत्येक लोग
देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह कार्य करते रहे। न केवल शत्रुओं से रक्षा हो व्यक्ति की, बल्कि जंगली पशु भी उन्हें हानि न पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कृषि योग्य भूमि, जो चारागाह है, वन है, आवागमन के साधन है, इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और परिसर भी व्यक्ति को उचित सम्मान, उचित मेहनताना मिलना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छे राज्य की कल्पना वे करते हैं और राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और अर्थशास्त्र जो उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रही है, कौटिल्य के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर वे 3 उद्देश्य बताते हैं। जैसे कि अपने धर्म ग्रंथों में 4 मुख्य बातें कही गई है, लेकिन यहाँ पर वे 3 बात कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष की बातें कौटिल्य ने नहीं की है। वे व्यवहारिक, वे यथार्थवादी चिंतक रहे हैं और राजा के गुण की भी बात करते हैं। जो राजा होंगे, जो युवराज होंगे, उन्हें भी दक्ष होना चाहिए, दायित्व निर्वहन में उन्हें निपुण होना चाहिए। और कौटिल्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि एक अंतिम उद्देश्य के रूप में अगर वे जिस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति व्यक्ति करे, इसमें राज्य सहायक हो, शासक व्यक्ति के लौकिक एवं आध्यात्मिक हित की रक्षा करे, इस प्रकार की बातें वे करते हैं। वहीं इसके साथ साथ मंत्री परिषद की बात करें तो राजा के जो 3 प्रमुख कर्तव्य यहाँ पर वे बताते हैं, जैसे शासन संबंधी कार्य आते हैं, न्याय संबंधी कार्य आते हैं, सैनिक संबंधी कार्य। यहाँ पर विदेश नीति का संचालन भी एक सुदृढ़ तरीके से किया गया है। राजदूत से विचार विमर्श करना, अपने राजदूत को दूसरे देश में भेजना, इस तरह की बातें करती है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है और यहाँ तक कि मंत्री परिषद में 12 से 20 तक मंत्री होते थे। और यह भी समझने वाली बात है कि मंत्री परिषद पर ज़्यादा वे बल देते हैं। इनकी कौटिल्य योग्य मंत्री रखे जाने की बात करते हैं, उनके परामर्श पर उचित ध्यान देने की बात करते हैं। और कौटिल्य का यह भी मत है कि राजा और जो मंत्री हैं वे विशेष वार्ता करें और कम से कम कुछ ऐसे होने चाहिए जिस पर मंत्रियों से अवश्य करनी चाहिए। जैसे कोई भी कार्य के आरंभ के समय के उपाय, या अपने पास योग पुरुष को रखना और द्रव्य संचय करना, देश और काल का विचार, आए हुए अनर्थों से बच निकलने का उपाय तथा अपने अभिष्ट की सिद्धि का अधिकार। मंत्री परिषद के कार्य भी काफ़ी विस्तृत अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। जैसे कि राज्य की नीति के ऊपर वे वर्णन करेंगे, उसके नीति को परिणाम को प्राप्त करेंगे, कार्यों को क्रियान्वित करना, न्याय और व्यय से संबंधित कार्य, सेना का नेतृत्व करना, शत्रु और वन की जनजातियों के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था करना, शासन को बनाए रखना, राष्ट्रीय पतन के विरुद्ध व्यवस्था करना, राजकुमारों की रक्षा और उनका अभिषेक करना। तो कई एक विस्तृत रूप में मंत्री परिषद के कार्य बताए गए हैं। और यही कारण रहा है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो वहाँ बैठक होती थी उसे मंत्र भूमि भी कहा जाता था। और मंत्र भूमि एक ऐसा जगह होता था जहाँ की वे मंत्र गोपन करते थे, वहाँ पर विशेष सलाह मशविरा करते थे। और वो ऐसा स्थान था कि जहाँ की उनकी बातचीत को कोई नहीं सुन सके, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी पंख न मार सके। और राजा यह आज्ञा कहा गया था कि राजा यह आज्ञा प्रसारित कर दी थी, मंत्र स्थान पर कोई मनुष्य राजा की आज्ञा के बिना ना आ सके, मंत्र भेदी को राज से निकाल दे अथवा सूली पर चढ़ा दे। इस तरह की कड़ी व्यवस्था थी। और विद्वान व आरसी मजुमदार ने यही कारण रहा कि मौर्यकालीन मंत्री परिषद की तुलना इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल से उन्होंने कर दी है।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में देखें तो मौर्यकालीन के पूर्व की चिंतक और व्यवस्था में देखते हैं तो जैसे कि मनु ने कहा है कि मंत्रिपरिषद में 12 मंत्री होने चाहिए। बृहस्पति के मतावलंबियों के अनुसार 16, शुक्राचार्य के अनुसार 20 सदस्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौटिल्य का मत है कि समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 अमात्य का वर्णन मिलता है, जैसे मंत्री एवं पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, कार्यान्तिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशासता, दैवारिक, आंतरवर्षिक, आठविक, प्रशासनिक सुविधा के लिए इस तरह की बातें कही गई है। और आप जानते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। और प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होते थे, उसे अमात्य कहा जाता था। और अमात्य वे होते थे जो अपने विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, और यही 18 अमात्य का वर्णन वहाँ पर मिलता है। मौर्य शासन काल में ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि साम्राज्य को उन लोगों ने 6 प्रांतों में विभक्त किया था, और इस ये प्रांत को चक्र कहा जाता था। चक्रों पर शासन करने के लिए राजवंश के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था और उन्हें कुमार की उपाधि दी जाती थी। और ये कुमार जो होते थे अपने महामंत्रियों की सहायता से अपने चक्र, जो उनका क्षेत्राधिकार था, वहाँ पर शासन किया करते थे। प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उनका अधिकारी ग्रामिक कहलाते थे। ग्राम सभा का भी प्रधान होते थे और उनका निर्वाचन गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। और अब देखते हैं कि गांव एक प्रकार से छोटे छोटे अर्ध स्वायत्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत थे। और यह भी देखते हैं कि प्रत्येक 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था, 20 ग्रामों के समूह को खारवटिक, 440 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। और चूंकि यह मंडल की व्यवस्था थी, यह विभक्त था, मंडल में विभक्त था, जनपद में विभक्त था, और जनपद के अधिकारी समाहर्ता होते थे। जनपद प्रशासनिक सुविधा के लिए नगरों में विभक्त था, और नगरों में भी नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक होता था। हम यह भी देखते हैं उसके अधीन स्थानिक और गोप आदि अधिकारी होते थे। कौटिल्य एवं मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संदर्भ में विस्तृत रूप से लिखे भी है, और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्त से सख्त नियम भी बने हुए थे। हर एक क्षेत्र के अलग तरह के नियम बने हुए थे। गृह निर्माण की बात हो, सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छता की हो, मदिरालय की हो, सबके लिए अलग अलग नियम बने हुए थे। इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा भी है कि जैसे पाटलिपुत्र नगर का उदाहरण दिया गया कि वहाँ एक नगर सभा समिति थी जिसमें 30 सदस्य थे, और एक तरह से वहाँ 5-5 के ग्रुप में 6 समितियों में वे विभक्त थे, 30 सदस्य। और 5-5-6 समिति जो थी 5-5 के सदस्य के रूप में, जैसे वाणिज्य समिति, उद्योग समिति, कर समिति, जनसंख्या समिति, शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति। और एक तरह से प्रशासन व्यवस्थित रूप से निर्धारित था, क्रियान्वित होता था, और नगर जीवन की विशिष्ट समस्याओं तथा आवश्यकता के अनुरूप प्रशासनिक नियमों का क्रियान्वयन भी होता था। और एक तरह से कहा जाए तो व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और एक तरह से उच्च कोटि की व्यवस्था थी। न्यायालय भी थे, अनेक न्यायालय थे। सबसे ऊपर के न्यायालय में आप जानते हैं राजा का न्यायालय होता था, जिसका की बात अंतिम तौर पर सर्वमान्य रूप से माना जाता था। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था और राजा कभी जब ज़्यादा आर्थिक अभाव हो जाए तो वहाँ पर राजकोष को भरने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा सकते थे। और राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। उस समाहर्ता के अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष जैसे कर्मचारी हुआ करते थे।
आज जिस तरह हम व्यापक तौर पर नौकरशाही की व्यवस्था देखते हैं, तो एक श्रेणीबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था आप मौर्य काल में भी देख सकते हैं। वहाँ भी जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज जैसे उच्च स्तर के पदाधिकारी होते थे और काफ़ी अधिक संख्या में उन्हें वेतन भी दी जाती थी। और यह नौकरशाही राजशक्ति के पहुँच के अंदर आई और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे काफ़ी अधिक शक्ति भी प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने महामंत्री कौटिल्य की सहायता से, उनकी उदारता से, उनकी वचनबद्धता से, उनकी निष्ठा से अत्यंत ही सुनियोजित, संगठित और सक्षम शासन प्रणाली की स्थापना की, उसका संचालन किया। और यही कारण रहा कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी कहानी में लिखा है कि मौर्य शासनकाल में एक काफ़ी फैली हुई और कड़ी नौकरशाही थी। खेती पर बहुत तरीक़ों से कड़े नियंत्रण लगे हुए थे और यही हालत सूद के दर की थी। खाने की चीज़ें मंडियों, कारखानों, कसाईखानों, पशुओं की नस्ल कसी, शिकार, वेश्या और शराब खानों पर बंदिशें लगी हुई थी। मापें और तौलें सब जगह एक जैसी थी व्यवस्था। खाने की चीज़ों में मिलावट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसके करने पे काफ़ी अधिक सज़ा का प्रावधान था। हम इस तरह देखते हैं, कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ साथ कठोर प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की आधारशिला रहा, जहां राष्ट्रीयता की भावना भी पनपी और यतीम, अनाथ, गरीब, कमज़ोर और अकाल जैसी परिस्थितियों से भी बचने की जिम्मेवारी शासन को सौंपी गई और एक संगठित तरीके से, बेहतरीन तरीके से मौर्य शासन प्रणाली क्रियान्वित होती रही। एक नियोजित तरीके से अनेक विभाग के अधिकारी काम करते रहे, सबों के कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिए गए थे और संगठित रूप से प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया गया। यही कारण है कि इतिहास में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को अत्यंत ही सुगठित, संगठित और सुदृढ़ शासन व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। इनके जो समस्त विभाग के अधिकारी होते थे, संबंधित विभाग के, वे तीर्थ कहलाते थे। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई पुरोहित कहलाते थे। युद्ध विभाग के जो मंत्री थे सेनापति, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जो थे वो युवराज हो जाते थे। राजस्व विभाग के प्रधान समाहर्ता, और इसी तरह राज्य के कोषाध्यक्ष के रूप में जो होते थे सन्निधाता, और एक होते थे प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। नायक होते थे, सेना का संचालक अथवा नगर राज्य का जो अध्यक्ष होते थे वो नायक कहलाते थे। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाते थे। इनके जो 18 मंत्रियों की बात आती है, 18 अमात्य की बात आती है। और उसी तरह नगर का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल जो होते थे नागरक, राज्य के दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष दुर्गापाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल, वन विभाग का प्रधान आटविक, राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान होता था दवारिक, अंतःपुर का अध्यक्ष अंतवर्षिक, परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष। और इसी प्रकार मंत्री परिषद के नीचे भी कुछ स्तर के पदाधिकारी होते थे, उसे द्वितीय स्तर के पदाधिकारी कहा जाता था। और जैसे जो सिक्के जारी करते थे वे लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे, टकसाल के जो अध्यक्ष होते थे। माप तौल विभाग के जो अध्यक्ष थे पौतवाध्यक्ष कहलाते थे। राज्य के धन जुर्माना वसूलने वाले शुल्काध्यक्ष। राज्य के कृषि विभाग के अध्यक्ष सीताध्यक्ष। खानों का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष। चारागाहों का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष। नौसेना का अध्यक्ष नवाध्यक्ष। बूचर खाना का अध्यक्ष सूना अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्थानाध्यक्ष। वेश्याओं का निरीक्षक गणिका अध्यक्ष। नमक अधिकारी लवणाध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग के अधिकारी मुद्रा अध्यक्ष। गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग के अधिकारी महामात्रा प्रसरण। और कई तरह के रुई काटने, कपड़ा बुनने आदि उद्योग का संचालन करने वाले के अध्यक्ष होते थे वे सूत्राध्यक्ष। तो इस प्रकार की उपमाओं से उन्हें अलंकृत किया जाता था। और इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर चंद्रगुप्त
मौर्य ने शासन स्थापित किया, यह पाटलिपुत्र से ही शासन स्थापित किया। और इसी पाटलिपुत्र को कई यूनानी लेखकों ने अन्य नामों से भी संबोधित किया, जैसे पालीब्रोथा, पालीबोत्रा आदि के नाम से भी संबोधित किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है यह कई एक स्रोतों से, जैसा कि मैंने बताया पहले भी पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, मिलता है। जैसे कि बौद्ध स्रोत महावंश में चंद्रगुप्त का वर्णन पिपली वन के मौर्यों के क्षत्रिय कुल के वंशज के रूप में मिलता है। दूसरी तरह हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन में जैन परंपरा में चंद्रगुप्त को मौर्य पालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र बताया गया। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विरसल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हम देखते हैं कि जैसे जैन स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त शासक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया, और चंद्रगुप्त ने पहले जो विजित प्रदेश किया उसमें पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। मौर्य और नंद के युद्धरत सेनाओं की जो मध्य युद्ध हुआ है, तो इसका भी वर्णन नागसेन द्वारा लिखित बौद्ध रचना जो है मिलिंद पन्हो, वहाँ भी नंद सेनाओं का नेतृत्व उनके सेनापति भद्रशाल ने किया था। और नंदों को परास्त, जानते हैं कि नंदों को परास्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने स्वयं को मगध का शासक घोषित कर दिया था, और इस प्रकार उन्होंने निरंतर साम्राज्य विस्तार किया। और इनका शासन काल, मौर्य का शासन काल 24 वर्षों तक रहा। कहा जाता है कि 298 ईस्वी पूर्व में इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। बात मौर्य वंश की हो रही हो तो एक नज़र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर और कौटिल्य के संदर्भ में भी देख लें हम लोग। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का उद्देश्य था राजा बनना, वर्तमान तत्कालीन राजा से बदला लेना। वहीं कौटिल्य का भी उद्देश्य वही था। दोनों का समान उद्देश्य होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य द्वारा सम्राट बनाया गया, अच्छी सलाह दी गई। इस संदर्भ में थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का समय हुआ था जहाँ पर कि उसके पूर्व नंद राजा का शासन था। और यद्यपि कि वे कुशल शासक थे, मगध के शासक थे, और उनका विस्तार दक्षिण में कलिंग तक हुआ, लेकिन खामियां यह थी कि उनका व्यवहार दरबारियों के प्रति अच्छा न था। और यही कारण रहा कि उन्होंने चाणक्य के साथ भी दरबार में अशिष्ट व्यवहार किया, जिस कारण चाणक्य ने उनके सम्राट को, उनके साम्राज्य को, उनके पद को ही समाप्त करने का निश्चय किया। और एक दिन ऐसा व्यवहार में भी वे अपने हठ धर्मिता को लाए। यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहते हुआ एक साधारण परिवार का युवक था, नवयुवक था। और मौर्य का जो टाइटल है इसीलिए लगा कि मोर पालने वाले, पशु चराने वाले, शिकारी करने वाले वे थे मौर्य, और इसीलिए उसका नाम मौर्य पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता का नाम मूरा था, जो कि एक नंद राजा की स्त्री थी, और यही कारण है कि मौर्य उनका नाम पड़ा। दोनों ऐसी मान्यता है। हालांकि यहाँ पर उस समय की बात करें तो चंद्रगुप्त सिकंदर महान उस समय जो थे उसके पास गए थे, और उन्होंने नंद राजा से बदला लेने के लिए अपनी बात सिकंदर के पास रखे। सिकंदर ने उनकी बात को सही ढंग से नहीं लिया और उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन किसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से भाग निकला। और इसी क्रम में जब बर में घूम रहे थे, वहीं उनकी भेंट चाणक्य से होती है। चाणक्य जो कि पंडित थे, विद्वान थे, तक्षशिला में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और चाणक्य कहा था कि गुजरात में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने नंद वंश के शासक ने उन्हें जो अपमानित किया था उनका बदला लेने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य में उनको वह खूबी नजर आई। और इस प्रकार दोनों ने सेना का संगठित किया और नंद वंश के शासन को पलटने के लिए, समाप्त करने के लिए
जुट गए और 321 ईस्वी पूर्व में दोनों को यह सफलता मिल गई और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बनता है, मौर्य वंश का संस्थापक बनता है और चाणक्य उसके मुख्य मंत्री के रूप में, मुख्य सलाहकार के रूप में पद धारण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का काफी अधिक विस्तार किया। कहा जाता है कि 6 लाख से अधिक सेना उन्होंने तैयार की थी और उत्तर पश्चिम में सिकंदर की तरफ से जो लड़ने आए थे सेल्यूकस, उनको भी हरा दिया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक अपनी साम्राज्य को विस्तृत किया और उत्तरी भारत के क्षेत्र में भी मालवा, कटिहार, बाट, सौराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। उन्होंने अपनी सीमा का विस्तार काफ़ी अधिक किया, सीमा के साथ साथ अपनी पद और प्रतिष्ठा में भी बहुत उछाल लाया और सेल्यूकस कहा जाता है कि उनकी विजय पताका के कारण ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में राजदूत बनाकर भेजा था। और अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट काफ़ी विशाल था। कश्मीर और सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण भारत में उनका साम्राज्य व्यापक रूप में फैला हुआ था और उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भागों में, जैसे उज्जैन का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र और स्वर्णगिरी का क्षेत्र। चंद्रगुप्त का शासन इस प्रकार देखते हैं। 321 ईस्वी पूर्व में उन्होंने विजय हासिल की थी और उनका शासन 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चला। हालांकि ऐसी भी मान्यता है कि अपने अंतिम दिनों में वे जैन बन गए थे और कहा जाता है कि 298 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की यह थी कहानी। और चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत यह है कि उन्हें भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है और इस ऐतिहासिक सम्राट कहे जाने के पीछे उद्देश्य है कि सार्वजनिक भलाई के लिए जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है उनका उन्होंने भली भांति निर्वहन किया और अपने शासन को, अपनी सत्ता को एक इकाई तक, हर इकाई तक ले जाने की कोशिश की और यही कारण है कि उन्हें भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में उनका संगठन, उनका कार्यशैली ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद उनके सिंहासन पर 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार बैठता है, उनका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में और 25 साल तक उन्होंने शासन किया। लगभग 273 ईस्वी पूर्व तक उनका शासन रहा बिंदुसार का। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र अशोक, उन्हें कहा जाता है कि बिंदुसार के कई एक पुत्र थे लेकिन अशोक सब में महत्वाकांक्षी, सर्वश्रेष्ठ था और उन्होंने सम्राट के देहांत के बाद उत्तराधिकार के रूप में अपना विजय पताका फहराया, क्योंकि उत्तराधिकार के रूप में सभी भाइयों में काफ़ी अधिक संघर्ष हुआ। हालांकि 272 ईस्वी पूर्व में ही राज सिंहासन को अशोक ने ग्रहण कर लिया था। मौर्य वंश के प्रशासनिक क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य कुशल शासक साबित हुए। इसके कई एक कारण थे। कौटिल्य की नीति पर चलते रहे और प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सम्राट स्वयं रहे और मुख्य कार्यपालक के रूप में आप कह सकते हैं कि वही कानून निर्माता थे और सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में वही, सम्राट के रूप में, सत्ता के केंद्र के रूप में वही थे। सेना और कोष उन्हीं के अधीन में था। कुशल मंत्रियों की नियुक्ति किए थे और परामर्शदाता के रूप में मंत्री थे। और अमात्य की भी बातें होती है, लेकिन अमात्य विभागों के अध्यक्ष होते थे, अमात्य मंत्री नहीं होते थे। और प्रशासन के सभी कार्य मंत्रियों के परामर्श से निर्धारित नीति के अनुसार किया जाता था। मौर्य साम्राज्य अच्छे प्रशासन के संदर्भ में जाना जाता है। प्रशासन के हित में, प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए इसे कई एक प्रांतों में कई में विभाजित करके रखा गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी को देखें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी अपना पाटलिपुत्र नगर था
और पाठ कहा जाता है कि वो जो नगर राजधानी के रूप में बनाए गए थे उसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1 मील थी। और एक तरह से नगर का निर्माण दुर्ग के रूप में किया गया था। नगर के प्रशासन के लिए 30 लोगों की समितियां थी, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां कार्यरत थी और अन्य नगरों का प्रशासन नगरकाओं के अधीन था, जिनकी सहायता के लिए स्थानिक और गोप हुआ करते थे। प्रशासन की पद्धति विकेंद्रित स्वरूप में थी, लेकिन यह भी सच है कि राज्य का संगठन नौकरशाही के स्वरूप में स्थापित हो गया था। और उसके बाद के काल को देखें तो फिर अशोक महान, जिन्होंने कि 25 वर्ष की आयु में ही 269 ईस्वी पूर्व में उनका अभिषेक कर दिया गया था और वे बड़े महत्वाकांक्षी के रूप में रहे। मौर्य वंश के शासक के रूप में उन्होंने भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने 25 वर्षों तक लगभग शासन किया और आरंभिक 13 वर्षों में अगर देखा जाए तो काफ़ी युक्त कुशल सम्राट के रूप में वे जाने जाते रहे और अपने शासन के 13वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की। और कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया। इसके पीछे कारण यह रहा कि कलिंग का जो युद्ध हुआ, कलिंग के जो लोग थे अगर देखें तो वे लोग बड़े देशभक्त थे और कलिंग के लोगों को अपनी दास्ता पसंद नहीं थी। उन्हें युद्ध में मरना पसंद था, लेकिन अपना स्वतंत्रता खोना पसंद नहीं था, दास बनना पसंद नहीं था। और यही कारण रहा कि कलिंगवासी भी डटे रहे। अशोक की महत्वाकांक्षा के सामने उन्होंने जान देना पसंद किया। भीषण नरसंहार हुआ, दोनों तरफ से लाखों लोग मारे चले गए और अशोक की सेना ने जीत हासिल की। लेकिन अशोक ने जितना भयंकर रक्तपात देखा उससे उसका हृदय द्रवित हो गया और उन्हें लगा कि तलवार के द्वारा जिस विश्व विजय की कल्पना हम कर रहे हैं, क्या यह विजय है। और यहीं पर कहा जाता है कि उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से होती है। बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त और वे इन्हें बौद्ध धर्म का अनुसरण करने की सलाह देते हैं। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म को प्रचार में भी अशोक ने बहुत रुचि ली और विदेश के साथ साथ विदेशों में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि सम्राट ने अपने दूत विदेशों में भेजे धर्म प्रचार के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजे। लोग गए और वहाँ के शासक को उन्होंने बौद्ध बनाए। अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी अधिक समर्थन किया। हालांकि यह भी बात समझने वाली बात है, उन्होंने जहाँ बौद्ध धर्म का समर्थन किया वहीं दूसरे धर्मों से भी घेरना जैसी कोई बात नहीं कही। और एक तरह से कहें तो जो जिस धर्मनिरपेक्ष तस्वीर को आज हम देखते हैं, इसकी नींव उसी समय पर गई थी और राजा ने प्रजा को धर्म पालन की स्वतंत्रता दी। धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर उन्होंने बल दिया और सबसे बड़ी बात कि नैतिकता के आचरण के प्रति बल दिया। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदा ही प्रयत्नरत रहे और सभी तरह की जनता को सुविधा मिले। पशुओं के लिए अस्पताल तक स्थापित किए, पशुओं के लिए चारागाह तक के बनवाए, सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए गए, प्रतीक्षालय आराम घर बनवाए गए। और एक तरह से अगर देखा जाए तो अशोक का शासक मानवता के प्रति समर्पित रहा और मौर्य वंश के तीसरे शासक के रूप में अशोक महान कहलाए। अशोक महान सम्राट के साथ साथ अशोक महान दार्शनिक राजाओं के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनकी परोपकारिता, कल्याणकारिता, न्याय की भावना, दानशीलता, उनकी शक्ति, सब चीज़ मिला दिया जाए तो अत्यंत ही बिरले ऐसा शासक नहीं मिलता है हमेशा। और यही कारण रहा कि ये धार्मिक चरित्र के ये शासक अपनी शक्ति से भी उतने ही सुसज्जित थे। ये अपने आकांक्षा का उपभोग किए, लेकिन नैतिकता के आवरण में। और हालांकि अगर देखें कि मौर्य वंश का पतन क्यों हो जाता है तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने अहिंसा का नीति अपना लिया और अहिंसा की नीति इतने जोर से अपनाया कि सैनिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया। और अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन हो जाता है। कुछ दिन के बाद हालांकि देखा जाए तो अशोक के लगभग 50 वर्ष बाद, उसकी मृत्यु के बाद मौर्य शासन का पतन हो जाता है। अशोक
के उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के बाद मौर्य वंश का अंत हो जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में अंत हो जाता है। और इस प्रकार मौर्य वंश के अंतिम शासक देखा जाए तो राजा वीरदत्त हुए। और उनके शासन काल में ग्रीक और शक राजाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण काफ़ी तीक्ष्ण था, काफ़ी तेज था, और राजा यह आक्रमण सहन नहीं कर सका। उसके विरुद्ध अपना शक्ति कमज़ोर साबित हुआ। और एक बात और रही कि उनके जो सेनापति थे, सेनापति पुष्यमित्र, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया, राजा को मार दिया, और इस प्रकार शुंग राजवंश की स्थापना होती है। हम लोग देखते हैं गुप्त प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में कुछ अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। और गुप्त काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और जाहिर है कि इसके सर्वोच्च अधिकारी सम्राट ही हुआ करते थे। और गुप्त काल के संदर्भ में थोड़ी जानकारी हम लोग देखें तो गुप्त काल की अवधि 320 ईस्वी से 525 ईस्वी तक आती है। और यहाँ पर यह समझ लें कि 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त का अभिषेक समारोह होता है और गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य के व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय इतिहास में एक समृद्धशाली व्यवस्था रही। यह अवस्था शांति का अवस्था था। समृद्धशाली के साथ साथ शांतिमय वातावरण भी उस समय कायम थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी। और गुप्त काल भारत के लिए स्वर्णाक्षरों वाला काल रहा। उस वंश में जो प्रमुख राजा हुए वे 4 राजा हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल 320 से 330 ईस्वी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त हुए 330 से 380 ईस्वी तक। उन्होंने काफ़ी लंबा शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और तदुपरांत कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से शासन किए और भारत को एक सुदृढ़ अवस्था में रखे। और यही कारण है कि फाहियान जैसे लेखक ने इस काल का अत्यंत ही सराहना किया है, प्रशंसा किया है। फाहियान लिखा है कि भारत में गुप्त काल में अपराध बहुत कम होते हैं, उस समय की बात है, और चोरी डकैती का भय नहीं रहता है। इसलिए कहीं न कहीं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। चंद्रगुप्त प्रथम का समय देखें तो इन्होंने अपना साम्राज्य प्रयाग तक, अवध तक, दक्षिण बिहार और बंगाल तक विस्तृत किया। और उसके उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त हुए। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि 329 ईस्वी में ही समुद्रगुप्त को युवराज घोषित कर दिया गया था। लेकिन वे सिंहासन पर वो अपने पिता की मृत्यु जब 340 ईस्वी में हो जाती है तब उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। और समुद्रगुप्त भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और देशवर विजय अभियान उन्होंने जो शुरू किया उसे मूर्त रूप में भी जिया। और हम देखते हैं कि कई पड़ोसी राज्य को जीतकर उन्होंने अपने साम्राज्य का अंग बनाया। हिमालय से लेकर विंध्य तक, तो पश्चिम में मथुरा तक और पूर्व में बंगाल तक अपने शासन कार्य को स्थापित किया। और उनकी सेनाएं दक्षिण में कांची तक गई थी। इतना बड़ा साम्राज्य के सम्राट होने के बावजूद भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और भारत के अधिपति शासक की प्रतिष्ठा को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठते हैं और उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीति को विशेष तौर पर अपनाए। जब देखते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके वे, और उसने इसके संदर्भ में वे क्या किए थे, स्वयं नागांव, वे अपने चंद्रगुप्त द्वितीय नागांव के राजकुमारी से विवाह किया और वाकाटकों के राजा रुद्रसेन द्वितीय को अपनी बेटी से विवाह किया। और हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया, उनके राज क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अंग बनाया
और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई और उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 380 ईस्वी से 415 ईस्वी रहा। वहीं उसके बाद 415 से 455 तक कुमारगुप्त का शासन रहा। कुमारगुप्त भी एक कुशल शासक था और जो उनको विरासत में साम्राज्य मिला था वो अत्यंत ही विशाल था। हालांकि वह इसके योग्य साबित नहीं हो सका, इसके बावजूद वे 40 वर्ष तक शासन किए और अंतिम काल में हुन द्वारा जब आक्रमण हुए तो उसका वे डट कर मुकाबला नहीं कर सके। कहीं न कहीं उनके बाद हम देखते हैं कि उनके जो उत्तराधिकारी बाद में हुए और वे शासक कमज़ोर होते चले गए और हम देखते हैं कि भारत का यह स्वर्णिम इतिहास गुप्त साम्राज्य का पतन 525 ईस्वी में हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो गुप्त काल शांति समृद्धि का युग था और यहाँ यही कारण रहा कि हम देखते हैं कि फाहियान ने लिखा कि भारत में अपराध कम होते हैं। गुप्त साम्राज्य को एक अच्छा शासन व्यवस्था माना गया, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता था। और यह देखते हैं कि उसमें कहा जाता था कि हम कहीं भी चोरी डकैती का लोगों को भय नहीं था। फाहियान यह भी लिखते हैं कि शासन संबंध सुव्यवस्थित था, उदार सौम्य था। भारतीय दंड व्यवस्था के कानून भी सरल और उदार थे। अपराधों की गुरुता के आधार पर उनको दंडित किया जाता था, प्राण दंड नहीं दिया जाता था। गुप्त काल वास्तव में शांति समृद्धि की विशेषता के साथ रही। और हम यह भी देखते हैं कि शहरीपन जो आज अर्बनिटी देखते हैं ऐसी भी बातें वहाँ पर थी। और बौद्धिक श्रेष्ठ साहित्य, कलात्मक प्रतिष्ठा आदि के कारण यह काल थी प्रतिष्ठित रहा और एक सुनहरा युग, श्रेष्ठतम युग भारत के संदर्भ में इसे कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति ने अपनी समृद्धि पाई गुप्त काल में। इस काल में हम देखते हैं कि राजा के देवत्व की कल्पना की गई, लोकधामना दिवस की बात हुई और राजा को देवतुल्य पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना गया और परोपकारी लोकोपकारी शासक के रूप में राजा ने भी अपनी जिम्मेवारी को समझा। और हम यह देखते हैं कि वहाँ उनके प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य, सचिव या मंत्री कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा करते थे और मंत्रियों से वे परामर्श करते थे। राजा को देवत्व का गुण उपाधि दी गई, समझा गया, लेकिन इसके बावजूद राजा के लिए वृद्धों की सेवा करना, योग शिक्षा पाना यह भी अति आवश्यक था। व्यवहारिक तौर पर उसे कुशल भी बनाना आवश्यक था और ऐसा होता था। कुशल प्रशासनिक संदर्भ में हम देखते हैं कि गुप्त काल में कुमार मात्य नामक अधिकारी होते थे। कुमार मात्य वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। आज की नौकरशाही के रूप में अगर कहें तो आज जो IAS को जो अधिकार, जो दायित्व है, इस तरह के इससे तुलना हम कर सकते हैं कि इस तरह के अधिकार दायित्व से वे लैस थे। उन्हें कुमार मात्य की उपाधि दी गई थी, उस नाम से वे जाने जाते थे। और जो अन्य केंद्रीय कर्मचारी में जो होते थे वे सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, रणभंडागारिक, दंडपासिक, विनयस्थी, स्थापक, अग्रहारिक, गौलमिक, शाल्किक, ध्रुवनिक, ये सब भी यहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम करते थे। दंडपासिक जो थे ये पुलिस विभाग से संबंधित थे। शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना इनका दायित्व था और यही कारण है कि डॉक्टर अल्टेकर ने दंडपासिक की तुलना वर्तमान के आधुनिक के पुलिस अधीक्षक से की है कि इस रूप में वे सक्षम थे। प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो किस प्रकार की ढांचागत व्यवस्था थी, तो सबसे छोटी इकाई के रूप में गांव था। गांव में ग्राम का कहलाता था और ये ग्राम छोटी प्रशासन की सबसे न्यूनतम इकाई ग्राम थी। वो ग्राम उसके बाद चूँकि नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था और गांव में ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा का
प्रमुख ग्राम जो अधिकारी थे वो ग्रामिक कहलाता था, और ग्राम सभा का कार्य था कि कोई मुकदमे का निर्णय लेना, कोई भूमि संबंधी विवाद है तो उसका निर्धारण करना, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना, ये सब कार्य ग्राम सभा के थे। वहीं हम यह भी देखते हैं कि अपने गुप्त साम्राज्य के रूप में प्रांत में विभक्त कर दिया गया था प्रशासनिक दृष्टि से, और यह प्रांत भी अनेक विषयों में विभक्त था, अनेक विषय में, और विषय आधुनिक जनपद के समान माना जाता है कि जिले के समान विषय था, और विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था, और यह विषय के अंतर्गत भी अनेक नगर होते थे, नगर के अधिकारी नगरपति कहलाते थे, और नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी। एक तरह से कहें तो आज की नगर पालिका के स्वरूप के समान नगर परिषद की व्यवस्था थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत ही उच्च कोटि की थी, और अपनी उच्च प्रशासनिक दक्षता का क्रियान्वयन कर गुप्त काल के शासकों ने विशाल साम्राज्य पर शांतिमय तरीके से सुचारू रूप से अपना शासन सत्ता का संचालन किया, और यही कारण रहा कि इस कुशल प्रशासनिक व्यवस्था में जनता भी आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। गुप्त काल में कहीं न कहीं सामंत प्रथाएं, सामंतवादी व्यवस्थाएं आरंभ हो गई थी, और हम देखते हैं कि बाद में जब हर्ष का शासन आता है तो वहाँ पर फिर सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। शिलालेख ऐसी बातें शिलालेख द्वारा स्थापित होती है कि वहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था, और पुरोहित जागीरदार को शक्ति एवं प्रतिष्ठा दी गई थी, और यहाँ पर जो भी बातें हो सैनिक सेवा के लिए भी जागीर दिए जाते थे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पूरा प्रशासनिक ढांचा मूलतः भूमि पद्धति पर ही आधारित थी। इस विकेंद्रीकरण का लाभ यह था कि ज़्यादातर काम ग्राम स्तर पर ही हो जाते थे, छोटे स्तर पर हो जाते थे, और कहीं न कहीं गांव ने बहुत अधिक हम कहें तो सत्ता हासिल कर ली थी, और इसके लिए केंद्र को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। और यही कारण रहा कि कहा जाता है कि मौर्य काल की अपेक्षा गुप्त प्रशासन में कम नौकरशाही की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि गाँव में सत्ता थी, गाँव अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करते थे, और इसी कारण ज़्यादा प्रशासनिक कर्मचारी रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। और एक बात थी कि जितने भी कारीगर थे, व्यापारी थे, तो वे लोग ग्रामीण या शहरी प्रशासन जहाँ भी रहते थे वहाँ उसमें वे हाथ बटाते थे। इस तरह नौकरशाही की भी उतनी मौर्य काल की अपेक्षा यहाँ कम जरूरत पड़ती है। खैर, जो भी बातें हो, गुप्त प्रशासन एक सुचारू ढंग से क्रियान्वित होने वाली व्यवस्था थी। इसने अपने काल में अपनी प्रशासनिक दक्षता से समृद्धि पाई, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, हर जगह देखते हैं तो गुप्त प्रशासन द्वारा समृद्धि मिली, और यही समृद्धि बाद के शासकों के लिए भी कहीं न कहीं आदर्श के रूप में स्थापित हुई। आज भी गुप्त प्रशासन को एक कुशल सुव्यवस्थित प्रशासन के रूप में याद किया जाता है। न केवल फाहियान ने जो लिखा है वह बातें उस समय के लिए भले ही क्रियान्वित हो रही हो, लेकिन आज भी वैसी व्यवस्था एक आदर्श के रूप में हम लोगों के सामने है।